तो अब हम लोग ज़रा ना सेट्स एंड वेन डायग्राम्स के टॉपिकल पास पेपर्स की बात कर लेते हैं। ये जो पास पेपर्स की फ़ाइल है ये मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। इसके अंदर कोई 10 साल के पास पेपर्स हैं, लेटेस्ट 10 साल के, कोई शायद 2023 से 2014-13 तक ऐसे कुछ है। तो ये तो मेरी कोशिश होगी कि हम सारे कवर करें वन बाय वन, और इनको मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं ज़रा। सवाल की रेफरेंस पहले बता देता हूँ। ये सवाल है 2023 का, ठीक है। ये रेफरेंस है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से ज़रा। सॉरी फॉर द ब्रेक। तो यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक सेट पी है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, यानी कि इस यूनिवर्सल सेट में से जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि जितने भी नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। सिमिलरली एक सेट क्यू है जिसके अंदर सारे ऑड नंबर्स हैं, तो यानी कि इस यूनिवर्सल सेट में से जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। और आर है फैक्टर ऑफ 24, यानी कि वो तमाम नंबर्स जिनके टेबल में 24 आता है फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, वो सारे के सारे इधर आएंगे। तो हम सवाल स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, पी क्यू और आर के ना एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो पी के अंदर हमारे पास जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से जो मुझे मल्टीपल्स ऑफ 3 दिख रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ। एक तो 3 है, 3 1 ज़ार 3, 6 है, 9 और 12। ये 4 नंबर्स हैं जो कि 3 के टेबल में आते हैं, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए। क्यू के अंदर मेरे पास सारे ऑड नंबर्स आएंगे, तो ऑड नंबर्स लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11, ठीक है। ये सारे ऑड नंबर्स हो गए। आर के अंदर मेरे पास हैं फैक्टर्स ऑफ 24, यानी कि वो तमाम नंबर्स जिनके टेबल में 24 आता है। तो 24 1 के टेबल में आता है सबसे पहले, तो 1 24 ज़ार। फिर वो 2 के टेबल में भी आता है, 2 12 ज़ार। 3 के टेबल में आता है 3 8 ज़ार, तो 3 भी आएगा। 4 में भी आता है 4 6 ज़ार। 5 में नहीं आता तो मैं 5 को नहीं लिखूंगा। 6 के अंदर आता है 6 4 ज़ार, ठीक है। 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है 8 3 ज़ार, और 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है 12 2 ज़ार। तो ये मैंने तीनों सेट्स के ना एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लिया। अब ज़रा हमने क्या करना है, सवाल हमारा कह रहा है कंप्लीट द वेन डायग्राम, यानी कि इस वेन डायग्राम के अंदर मेरे पास पी क्यू और आर के सर्कल्स या सेट्स बेसिकली गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि इन एलिमेंट्स को इस वेन डायग्राम के अंदर लिखना है। तो इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले जो है ना हम कॉमन वाले एरियाज़ को पहले फिल आउट कर लें, ठीक है। जो कॉमन एरियाज़ है ना उनको हम पहले फिल आउट कर लें, यानी कि ये हैं हमारे कॉमन एरियाज़, ये सारे कॉमन एरियाज़ हैं, इनको पहले फिल आउट कर लें और उसके बाद फिर हम बाकियों को देखें। तो कॉमन एरियाज़ में से भी जिसको आपने प्रायोरिटी बनानी है ना वो ये वाला सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कि इस सेक्शन को आप सबसे पहले भरें, इसलिए कि इसके अंदर वो नंबर्स आएंगे जो तीनों में कॉमन है, पी क्यू और आर, ठीक है। इसमें वो नंबर्स आएंगे जो पी क्यू और आर तीनों में कॉमन है। तो अब अगर मैं देखूं पी क्यू और आर तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो मेरे पास सिर्फ 3 ही मुझे एक वाहिद ऐसा एलिमेंट नज़र आ रहा है जो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, सही है। अब आप क्या कर लें, अब आप जो बाकी के कॉमन एरियाज रह गए उनको फिल आउट कर लें, ठीक है। अब उसको किसी भी ऑर्डर में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आएंगे पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि ये पी और क्यू का कॉमन एरिया है ना। ये हमारे पास सेट पी है, ये हमारे पास क्यू है, और ये पी और क्यू का कॉमन एरिया है पूरा, लेकिन इसको तो हमने ऑलरेडी कर लिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि पी और क्यू में कॉमन है। तो पी और क्यू के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है। तो एक तो 3 है, लेकिन 3 को हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, तो अब हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो P और Q में जो कॉमन है वो मुझे 9 नज़र आ रहा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ।
सही है। अब मैं ये वाला कॉमन एरिया फिल आउट कर लेता हूँ। ये कॉमन एरिया जो है वो पी और आर का कॉमन एरिया है, ठीक है। पी और आर में एक तो 3 कॉमन है जो मैं ऑलरेडी सेंटर में लिख चुका हूँ, तो मैंने जैसे कि बताया कि उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो पी और आर में अब मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ कॉमन है। एक तो मुझे नज़र आ रहा है 6 और एक 12, तो यहाँ पर आ जाएंगे 6 और 12, ठीक है। 6 और 12। अच्छा, अब हमारे कॉमन एरियाज फिल आउट हो गए ना, तो अब हम ये कर सकते हैं कि अब हम अपने ये वाले एरियाज फिल आउट कर लें जो कि कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले सेट पी की बात करूं तो ये पूरा का पूरा सेट पी है। सेट पी में 4 एलिमेंट्स थे, 3 6 9 12, जिनको मैं ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर चुका हूं, तो मैं इनको दोबारा से यहां पर नहीं लिखूंगा, सही है। क्यू की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एरिया है जहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्यू के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, सेट क्यू है। अब सेट क्यू की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 1 3 और 9 ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं कॉमन एरियाज के अंदर, तो अब इनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, बल्कि जो एलिमेंट्स मैंने नहीं लिखे सिर्फ मैं उनको लिखूंगा, वो है 5 7 और 11, सही है। अब आर की बात कर लेते हैं जरा। ये आर वाला एरिया है कि जहां पर खाली वो एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ आर में है और बाकी किसी और सेट में नहीं है, ठीक है। ये पूरा है सेट आर। इसमें से मैं 1 3 6 और 12 ये 4 नंबर्स को ऑलरेडी कॉमन एरियाज में, और 2 पहले से लिखा हुआ है, तो ये 5 नंबर्स तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनमें से 4 कॉमन एरिया में लिखे हुए हैं और एक जो है वो 2 आपके पास खाली आर में लिखा हुआ है। तो इनको तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, जो 2 नंबर्स रह गए 4 और 8 मैं खाली उनको लिखूंगा, ठीक है। अब जरा आप एक प्रैक्टिस बना लें कि आप अपने एलिमेंट्स को काउंट कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये काउंटिंग मैंने इसलिए की है, ये पता करने के लिए कि कहीं मैंने कोई एलिमेंट मिस तो नहीं कर दिया। तो जरा यूनिवर्सल सेट में जाके देखें, यहाँ पर हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं और हमने तो खाली 11 लिखे हैं। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट ऐसा है जो अभी तक हमने कहीं भी नहीं लिखा, क्योंकि वो ना सेट पी में आ रहा है, ना सेट क्यू में आ रहा है, ना ही सेट आर में आ रहा है। तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा बाहर। और वो एलिमेंट कौन सा है, आप अगर देखें तो 1 भी लिख लिया आपने, 2 भी लिख लिया, 3 4 5 6 7 8 9 11 12, तो 10 बेसिकली रह गया। 10 वो एलिमेंट है जो कि तीनों में से किसी भी सेट में नहीं आ रहा, तो उसको आप कहाँ लिखेंगे, बाहर। अब आपके पास क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इस पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर, जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल आपके पास 12 हो गए। तो आपका जो वेन डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, आगे वो कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आर कॉम्प्लीमेंट क्या का क्या मतलब है कि आर के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको काउंट करके बताने। तो ये हमारे पास है सेट आर, हमें इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करने हैं। तो इसके अलावा वाले आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स। फिर वो कह रहे हैं लेट्स लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी यूनियन आर इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। पी यूनियन आर इंटरसेक्शन क्यू। तो इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि हम पी और आर का सबसे पहले तो यूनियन ले लेते हैं, यानी कि पी और आर के एलिमेंट्स को हम कर देते हैं कंबाइन, ठीक है। तो ये है सेट पी और ये है सेट आर। इनके सारे एलिमेंट्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो 5 7 11 और 10 के अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 2 4 8 6 12 3 9 2 3 4 6 7 8, ठीक है। अब अगर मैं क्यू के एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये रहा सेट क्यू। इसके अंदर क्या है, 1 3 9 5 7, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी यूनियन आर और क्यू का इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स आप देख लें कौन कौन से। एक तो 1 है, 3 है, 9 है, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपने बस यही बताना था कि 1 3 9, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए, कॉमन एलिमेंट्स हो गए। फिर वो कह रहे हैं
describe in words the type of number represented by P intersection R intersection Q complement। तो देखें हमें क्या करना है, हमें देखना है P R और Q कॉम्प्लीमेंट का कॉमन एरिया। ठीक है, तो P और R का कॉमन एरिया तो ये पूरा है, लेकिन क्या ये एरिया Q कॉम्प्लीमेंट के साथ भी कॉमन है? तो ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना आपके पास, ये Q के अंदर आ रहा है और हमें चाहिए Q कॉम्प्लीमेंट यानी कि Q के अलावा। तो आपके पास सिर्फ ये एरिया बच गया, यानी कि सिर्फ ये एरिया बच गया जो कि P R और Q कॉम्प्लीमेंट तीनों का कॉमन एरिया है। और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो नंबर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो यहाँ पर मेरे पास कौन से नंबर्स हैं? दो नंबर्स हैं 6 और 12, और मुझसे पूछा जा रहा है कि ये 6 और 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं बोलूं कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 6, सही है, मल्टीपल्स ऑफ 6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वो नंबर्स जो 6 के टेबल में आते हैं, 6 और 12। अच्छा, अगला पार्ट इसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है, तो वो अभी हम नहीं करेंगे सेट्स के अंदर, तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अ शॉप सेल्स हैट्स, स्कार्फ्स एंड ग्लव्स। ठीक है, a group of 40 people are asked which items they buy in the shop. Some of the results are shown in the Venn diagram. ठीक है, 2 people buy all 3 items. Those people that buy both a hat and a scarf also buy gloves. 4 people buy exactly 2 items. ये कुछ instructions given है, ठीक है, और वो कह रहे हैं use this information to complete the Venn diagram. तो पहले ज़रा सवाल को समझते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपके पास एक दुकान है जो कि क्या बेच रही है? हैट्स, स्कार्फ और ग्लव्स बेच रही है। टोटल 40 वहाँ पे कस्टमर्स आए हैं, ठीक है, जिन्होंने वहाँ से आइटम्स खरीदे, और उसके रिजल्ट्स जो है ना उन्होंने वेन डायग्राम में आपको दिखा दिए। ठीक है, 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों आइटम्स खरीदे। ठीक है, पहले हम पहली वाली स्टेटमेंट को अगर देखें तो दो कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने तीनों खरीदे, हैट्स भी खरीद लिए, स्कार्फ भी खरीद लिया, ग्लव्स भी खरीद लिए, बड़े पैसे थे उनके पास, सही है। तो वो कहाँ आएंगे? वो तीनों के बीच में आएंगे, कि उन तीनों उन दो कस्टमर्स ने तीनों आइटम्स खरीदे, तो वो तीनों के बिल्कुल बीच में आ जाएंगे। फिर आप ये वाला देखें अगर थर्ड इंस्ट्रक्शन, तो वहां पर क्या है कि 4 people buy exactly 2 items. 4 people buy exactly 2 items. अब वो जो 4 बंदे हैं जिन्होंने 2 आइटम्स खरीदे, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि उन्होंने हैट और स्कार्फ खरीदा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन्होंने स्कार्फ और ग्लव्स खरीदे हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है जिन्होंने कि उन्होंने हैट्स और ग्लव्स खरीदे। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि भाई या तो उन्होंने हैट और स्कार्फ खरीद लिए, या हैट और ग्लव्स, या स्कार्फ और ग्लव्स। ठीक है, अब अगर आप देखें कि हैट और ग्लव वाला जो कॉमन पोर्शन है वहां पर हमारे पास 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा कस्टमर नहीं था जिसने हैट और ग्लव खरीदा हो। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारे पास यहाँ से निकल गई। ठीक है, पीछे बची 2 पॉसिबिलिटीज कि या तो उन 4 बंदों ने हैट और स्कार्फ खरीदे, या तो उन 4 बंदों ने हैट, स्कार्फ और ग्लव्स खरीदे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें मेरे ख्याल से पहले ये वाला करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दोज पीपल दैट बाय बोथ अ हैट एंड अ स्कार्फ ऑल्सो बाय ग्लव्स। सही है, वो बंदे जिन्होंने हैट और स्कार्फ दोनों खरीदा है, उन्होंने ग्लव्स भी खरीदे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे कोई नहीं है कि जिन्होंने खाली हैट और खाली स्कार्फ खरीदा हो, है ना, क्योंकि भाई जिसने हैट भी खरीद ली, स्कार्फ भी खरीद लिया, उसने तो फिर ग्लव भी खरीद लिया ना। वो यही तो कह रहे हैं कि जिन कस्टमर्स ने हैट और स्कार्फ दोनों खरीदे हैं उन्होंने साथ में ग्लव्स भी लिए। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई कस्टमर है ही नहीं जिसने खाली हैट और खाली स्कार्फ खरीदा हो। तो आप यहां पर तो लिख देंगे 0। तो मेरे पास ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई कि किसी ने हैट और स्कार्फ खाली खरीदा। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है इस वाली आपके पास स्टेटमेंट के लिए, वो है कि उन 4 बंदों ने स्कार्फ और ग्लव्स खरीदे। जो 2 आइटम्स हैं वो स्कार्फ और ग्लव्स। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है जी, अब मैंने ये बताया था आपको कि आप जरा
एक बार इन सब को कंप्लीट करने के बाद ना अपने एलिमेंट्स को काउंट कर लें, तो मेरे पास 5 + 3 8 हो जाएगा, +2 10 20 और 24 हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ 24 लोगों का डेटा लिखा है, मगर मेरे पास टोटल तो 40 है। टोटल तो मेरे पास 40 है, तो इसका मतलब है कि वो जो 16 लोग हैं उनके बारे में तो हमने कुछ मेंशन ही नहीं किया। अब अगर मैं देखूं तो मेरे सारे पोर्शंस जो है ना वो फिल्ड है। ठीक है, 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, आए बस दुकान देख के चले गए। ठीक है, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ हैट खरीदी है, 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ स्कार्फ खरीदे हैं, 0 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैट और स्कार्फ खरीदा है, और 0 लोग हैं जिन्होंने हैट और ग्लव्स खरीदे हैं दोनों। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों आइटम्स खरीदे हैं, और 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कार्फ और ग्लव्स खरीदे हैं। ठीक है, तो अब वो जो 16 लोग बच गए उन्होंने क्या खरीदा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्लव्स खरीदे। तो अब मेरे पास ये जो 40 की गिनती है ये पूरी हो गई वेन डायग्राम के अंदर, और हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। वो कह रहे हैं कि वर्क आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इंटरसेक्शन एच यूनियन जी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। तो अगर मैं आपसे बात करूं एच यूनियन जी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ये रहा एच और ये रहा जी, इन दोनों का आपने करना है यूनियन, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स को कर देना है कंबाइन, और उसके अलावा जो एरिया बचा है ना उसके एलिमेंट्स बताने। तो अब अगर इन दोनों के एलिमेंट्स को मैं यहां से हटा दूं तो बाकी जो मेरे पास एरिया बचा है उसमें मेरे पास क्या क्या आ रहा है, तो उसमें मेरे पास आ रहा है 5 और 10, यानी कि 5 + 10 बेसिकली 15 कस्टमर्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, 15 कस्टमर्स आ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली पीपल की बात हो रही है ना, 40 पीपल की। तो 5 बंदे वो हैं जो कि जिन्होंने कुछ नहीं खरीदा, और 10 वो हैं जिन्होंने सिर्फ स्कार्फ खरीदे। तो 10 + 5 कितने हो गए, 15 हो गए। अब मैं बात करता हूं स्कार्फ्स की। तो ये मेरे पास सेट है स्कार्फ वाला। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कार्फ्स खरीदे हैं, 2 + 4 + 10। तो ये क्या हो गया आपके पास, अच्छा नहीं इसको इसी तरह लिखेंगे, ये बाद में प्लस करेंगे। तो 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं खरीदा, और 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके पास खरीदे हैं स्कार्फ्स। ठीक है, तो एच यूनियन जी होल कॉम्प्लीमेंट में इस तरीके से ही लिखेंगे। उसके बाद एस की अगर हम बात करें तो स्कार्फ्स वाले कितने हैं हमारे पास, 0 है, 2 है, 4 है और 10। ठीक है, ये है स्कार्फ्स का वेन डायग्राम। इसके अंदर 2 लोग वो हैं जिन्होंने तीनों आइटम्स खरीदे हैं, 4 लोग वो हैं जिन्होंने स्कार्फ्स और ग्लव्स खरीदे हैं, और 10 लोग वो हैं जिन्होंने खाली स्कार्फ्स खरीदे, और 0 लोग हैं जिन्होंने हैट और स्कार्फ्स दोनों खरीदे। सही है, तो अब वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि नहीं, सबसे पहले तो हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूं तो वो मेरे पास आ रहा है 10, और उसने हमसे पूछा है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, तो बेसिकली 10 ही है, क्योंकि 10 कस्टमर्स हो गए ना। ठीक है, 10 कस्टमर्स हो गए ना, इन दोनों के अंदर जो कॉमन है 10 कस्टमर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 10 हुए। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हमारे पास ए से लेके जे तक लेटर्स हैं। सेट पी है जिसमें ए ई और आई है, सेट क्यू है जिसमें एफ जी एच आई जे है, और सेट आर है जिसमें सी डी ई एफ जी है। ठीक है, तो बेसिकली पी क्यू और आर जो है वो इस यूनिवर्सल सेट से ही बने। सबसे पहले तो उसने आपसे ये पूछा है कि हमें बताना है पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू का क्या मतलब है कि हमने पी और क्यू के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है, यानी कि एक साथ लिख देना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए ई आई, ये हो गए पी के एलिमेंट्स, फिर एफ जी एच, और अब आई को मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं एक बार आई को ऑलरेडी लिख चुका हूं। सेट में कोई वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती। तो एच और उसके बाद आ जाएगा आपके पास जे।
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए ई आई, ये पी के एलिमेंट्स, अब क्यू के एलिमेंट्स लिखते हैं एफ जी एच, आई को दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि एच ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ओ सॉरी आई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जे। तो ये हो गया पी यूनियन क्यू, हमने पी के और क्यू के एलिमेंट्स को कर दिया कंबाइन। फिर हमसे कहा जा रहा है कि हमने बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। तो एक काम करते हैं, क्यू और यू सॉरी क्यू और आर का यूनियन निकालते हैं, क्यू यूनियन आर, क्यू और आर का यूनियन यानी कि क्यू और आर के एलिमेंट्स को कर देते हैं कंबाइन, तो वो हो जाएगा एफ जी एच आई जे सी डी ई, एफ और जी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं तो मैं उनको दोबारा नहीं लिखूंगा, सही है जी। तो ये क्यू और आर के एलिमेंट्स हो गए कंबाइन। फिर जरा पता करते हैं पी कॉम्प्लीमेंट यानी कि पी को छोड़ के सारा, तो पी में है ए ई और आई, इसको छोड़ के सारा लिख देते हैं बी सी डी एफ जी एच जे, सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। अब वो हमसे कह रहे हैं कि हमें बताना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं देखूं यानी कि इन दोनों के अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स देखूं तो एक मेरे पास आ रहा है एफ जी एच जे सॉरी जे है सी डी, ठीक है। तो एफ जी एच जे सी डी। तो उसने बेसिकली आपसे पूछा था कि हमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं यानी कि क्यू यूनियन आर और पी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको काउंट करके बताना है कि वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं ना, तो ये है बेसिकली 6। अच्छा जी, अब कहा जा रहा है कि यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सबसेट इन द वेन डायग्राम। तो मैंने आपको बताया था डिफाइनिंग शेडेड रीजन्स के अंदर भी, और अभी ऊपर भी इसी तरीके का एक सवाल हमने करते हुए ये समझा था कि ये वाला जो एरिया है ये ए और सी का कॉमन एरिया है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी है और ये एरिया बी कॉम्प्लीमेंट के साथ भी कॉमन है, ठीक है। ये एरिया बी कॉम्प्लीमेंट के साथ भी कॉमन है क्योंकि देखें ना ये है बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा एरिया जो बच गया, ये इसके साथ भी ये एरिया कॉमन है और ए और सी के साथ भी ये वाला एरिया कॉमन है। तो अगर मुझे इसको सेट नोटेशन में डिफाइन करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट है, x इज एन इंटीजर, ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो 10 से लेके 40 तक सारे नंबर्स हैं, ठीक है। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, तो यूनिवर्सल सेट में बेसिकली आपके पास 10 से लेके 40 तक सारे नंबर हैं और 10 और 40 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वल्स टू लगा हुआ है, इक्वल्स टू लगा हुआ है, ये इक्वल्स टू वाला साइन है नीचे, तो 10 और 40 को हम इंक्लूड करेंगे। फिर हमारे पास एक सेट P है जिसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं और एक सेट Q है जिसके अंदर सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि सेट P और Q के एलिमेंट्स को जरा लिस्ट डाउन कर लेता हूं। तो P में आएंगे मल्टीपल ऑफ 6, लेकिन आपको रेंज क्या गिवन है 10 से लेके 40 तक की। तो अगर 10 से 40 तक की रेंज में मुझे मल्टीपल्स ऑफ 6 लिस्ट डाउन करने हैं तो 6 का टेबल जरा पढ़ना शुरू करें तो 6 1 6 होता है, वो तो इस रेंज में नहीं आएगा। 6 2 12 होता है, वो आएगा 18 24 30 एंड देन 36, और उसके बाद आता है 6 7 42 जो कि 40 को एक्सीड कर जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास सेट P खत्म हो गया। Q की अगर बात करें तो Q होते हैं स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। अब स्क्वायर नंबर्स हमें कौन से चाहिए जो इस रेंज में फॉल करते हो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, रेंज में नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 4, रेंज में नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर 9, रेंज में नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर 16, रेंज में आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 है, रेंज को एक्सीड कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी खत्म हो गया। अब वो हमसे कह रहे हैं कि भाई हमें बताना है P यूनियन Q।
यानी कि P और Q के एलिमेंट्स को कर देना है कंबाइन। तो अब जरा कर लेते हैं 12 16 ये मैंने दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख दिया। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो बेसिकली 36 है, ठीक है। उसको मैंने एक ही बार लिखा है क्योंकि सेट में हम रिपीट नहीं करते वैल्यूज। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब यूनिक एंड डिफरेंट है एक दूसरे से। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं फाइंड P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q। तो अगर मुझे P कॉम्प्लीमेंट और Q का इंटरसेक्शन निकालना है तो एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि भाई मैं P कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इन नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स 1 और 40 के दरमियान में आते हैं उनको लिखूं और फिर फाइंड करूं कि उनमें और Q में क्या कॉमन है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा तरीका हो जाएगा, एक मार्क है खाली, इतनी लंबी नहीं करनी, सही है। थोड़ा सा हम सिर्फ दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर हम सिर्फ दिमाग लगाएं तो देखें, मैं आपको वेन डायग्राम बना के समझाता हूँ कि देखें ये एक वेन डायग्राम है, ये P के एलिमेंट्स हैं, ये Q के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि P के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, Q के यहाँ पर आएंगे और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स बीच में आएंगे। मुझे बताएं दोनों के कॉमन एलिमेंट्स में होगा क्या, सिर्फ 36 ही होगा ना, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सही, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है P और Q में। अच्छा, P कॉम्प्लीमेंट वाले एलिमेंट्स कहाँ आ रहे होंगे, P को छोड़ के यहाँ पे बाहर सारे, और Q के एलिमेंट्स कहाँ आ रहे होंगे 16 और 25 यहाँ पे, सही है। तो अब अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि भाई ये रहा P, हमें पता करना है P कॉम्प्लीमेंट और Q का इंटरसेक्शन, यानी कि P कॉम्प्लीमेंट में और Q में कॉमन क्या है। तो ये रहा P कॉम्प्लीमेंट ये रहा और Q ये रहा। तो P कॉम्प्लीमेंट और Q में कॉमन क्या है, तो भाई वो सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स हैं 16 और 25। तो मैं इसको लिख देता हूं कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स कॉमन है, हमें बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, 2 एलिमेंट्स कॉमन, सही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम, ठीक है। तो फिर से हमें शेडेड रीजन को डिफाइन करना है। अब अगर मैं सबसे पहले यहां पर देखूं कि मेरे पास D और C पूरे के पूरे शेड हुए हुए सिवाय उस एरिया के जो B के साथ कॉमन है, ठीक है। D और C पूरे के पूरे शेड हुए हुए सिवाय उस एरिया के जो B के साथ कॉमन है, B पूरा अनशेडेड है। तो अब क्योंकि D और C पूरे शेडेड हुए हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि D यूनियन C हुआ है, D यूनियन C हुआ है। लेकिन D और C का वो एरिया जो B के साथ कॉमन है वो शेडेड नहीं हुआ। तो अब जो एरिया D और C का B के साथ कॉमन है, ठीक है, वो शेडेड नहीं हुआ, बल्कि वो एरिया शेड हुआ है B का, D और C का, जो कि B कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन है। भाई ये रहा B के अलावा B कॉम्प्लीमेंट ये सारा एरिया, ठीक है। तो B कॉम्प्लीमेंट के साथ जो D और C का एरिया शेडेड है खाली वो सॉरी D और C का जो एरिया B कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन है वो शेड हुआ है खाली। तो एक बात तो ये हो गई कि भाई हमारे पास D यूनियन C शेड हुआ है, उसके साथ इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट शेड हुआ है बेसिकली, ठीक है। D यूनियन C और B कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन एरिया है ना वो शेड हुआ है, क्योंकि देखें B कॉम्प्लीमेंट तो B के अलावा, B कॉम्प्लीमेंट तो B के अलावा ये सारा का सारा है ना, लेकिन हमारे पास ये सारा थोड़ी शेड हुआ है, हमारे पास तो सिर्फ वो एरिया शेड हुआ है जो D और C के साथ कॉमन है। तो यानी कि D यूनियन C और फिर इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। In a college, students can study French, Spanish and Arabic, ठीक है। A group of 25 students are asked which languages they study. Some of the results are shown in the Venn diagram. सही है जी। अब वो हमसे बेसिकली कह रहे हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें क्या करना है कि वेन डायग्राम कंप्लीट करना है। तो पहली लाइन अगर मैं पढ़ूं तो हमारे पास ये बता रहे हैं कि ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ अरेबिक एंड स्पेनिश ऑल्सो स्टडी फ्रेंच। इसको बाद में देखते हैं। पहले कह रहे हैं कि 7 स्टूडेंट्स ओनली स्टडी फ्रेंच, तो जो 7 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो उनको मैं यहां लिख देता हूं। फिर कह रहे हैं 8 स्टूडेंट्स स्टडी अरेबिक, 8 स्टूडेंट्स स्टडी अरेबिक, लेकिन वो यहां पर ये नहीं कह रहे कि सिर्फ
सिर्फ अरेबिक पढ़ते हैं, यहाँ पे ओनली का वर्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो हो सकता है कि अरेबिक के साथ और भी कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हों, सही है। तो ये है अरेबिक, ये है अरेबिक। इसके अंदर 4 और 1 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्रेंच और अरेबिक साथ पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा ऐसा है जो तीनों लैंग्वेजेस पढ़ रहा है। तो इसमें अरेबिक ऑलरेडी आ गई। पीछे बचे 3 बच्चे। अब हमें ये पता करना है कि उन 3 बच्चों में से क्या वो तीनों बच्चे खाली अरेबिक पढ़ रहे हैं या उसमें से कुछ अरेबिक और स्पेनिश पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए अब मुझे पहला वाला करना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ अरेबिक एंड स्पेनिश ऑल्सो स्टडी फ्रेंच, ठीक है। वो बच्चे जो अरेबिक और स्पेनिश दोनों पढ़ रहे हैं वो फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो खाली अरेबिक और स्पेनिश पढ़ रहा हो, ठीक है। अगर कोई अरेबिक और स्पेनिश पढ़ रहा है तो उसके साथ फ्रेंच भी पढ़ रहा है, यानी कि वो तीनों लैंग्वेज पढ़ रहा है, यानी कि अरेबिक और स्पेनिश खाली पढ़ने वाला कोई बच्चा नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि वो जो 3 बच्चे मेरे पास बचे थे ना अरेबिक के अंदर, वो यहाँ पे आएंगे कि वो खाली अरेबिक पढ़, सही है। अब मैंने बताया था कि एक जरा आप प्रैक्टिस बना ले काउंटिंग करने की, ताकि हम अपने टोटल के साथ ना वेरीफाई कर सकें कि हमने क्या सारे स्टूडेंट्स को लिख दिया। तो मेरे पास हो जाता है 2 + 3 5 10 11 15 एंड 22। टोटल स्टूडेंट्स तो 25 हैं, और हमने अभी तक कितने लिखे हैं 22। तो 3 स्टूडेंट्स हमने नहीं लिखे, और खाली जगह क्या है ये फ्रेंच और स्पेनिश। जो स्टूडेंट्स खाली फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ रहे हैं वो वाला जो पोर्शन था हमारे पास बेसिकली खाली रह गया था। तो वो 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि ये पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, आगे के पार्ट्स प्रोबेबिलिटी के हैं, तभी मैंने काटे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन दी वेन डायग्राम शेड द रीजन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बेसिकली आपने ए और बी का कॉमन रीजन शेड करना है जो कि ये वाला है, ठीक है। दिस वेन डायग्राम शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश स्पेनिश एंड जर्मन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड जर्मन बट नॉट स्पेनिश, यानी कि वो बच्चे जो इंग्लिश और जर्मन दोनों पढ़ रहे लेकिन वो स्पेनिश नहीं पढ़ रहे। तो वो ये वाले बच्चे होंगे कि जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं जर्मन भी पढ़ रहे हैं मगर स्पेनिश नहीं पढ़ रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर वो हमसे कह रहे हैं कि हमें बताने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जी यूनियन एस होल कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि जी जी और एस का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब है कि उनके एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बच गए वो बताने कितने। तो 4 और 11, ठीक है। तो यानी कि 11 स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और 4 स्टूडेंट्स जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। उनकी बात हो रही है कि हमसे वो पूछा जा रहा है कि वो कितने हैं। तो वो टोटल 15 है, ठीक है। ये मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दी कि वो 15 बच्चे ऐसे हैं कि भाई जो जर्मन या स्पेनिश वाले नहीं है, बल्कि वो खाली इंग्लिश वाले हैं या फिर वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। सही, यही हमसे पूछा था। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से शेडिंग करनी है, और इस तरीके की शेडिंग जो है मैंने अपने उसमें करवाई भी थी लेक्चर्स में। तो मैंने इसमें आपको ये बताया था तरीका करने का कि इसके अंदर सबसे पहले तो आप कर लें नंबरिंग, हर पोर्शन के अंदर एक नंबर लिख लें। उसके बाद फिर आप एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लें। तो अगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखूं, यानी कि ए को छोड़ के सारे, तो वो होंगे 1 8 7 और 4, 1 4 7 8। बी के एलिमेंट्स लिखूं तो सेट बी में क्या क्या आ रहा है 3 4 6 7। इसी तरीके से अगर मैं सी के एलिमेंट्स लिखूं तो सी में क्या आ रहा है 5 6 7 8। हमें चाहिए इन तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन मुझे 7 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो 7 वाला पोर्शन है वो हमारा शेड हो जाएगा। अगला सवाल मैंने इसलिए काटा हुआ है कि इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री वगैरह के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, वो अभी हमने देखा नहीं है, तो उसको हम बाद में देखेंगे।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखते हैं। 40 स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन 3 एक्टिविटीज, आर्ट, डांसिंग एंड गार्डनिंग। 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज, यानी कि 5 कुछ भी नहीं कर रहे। तो बेसिकली हमें वेन डायग्राम कंप्लीट करना है ना, तो 5 जो कुछ भी नहीं कर रहे उनको तो सबसे पहले बाहर लिखते हैं भाई। 12 डू आर्ट ओनली, खाली आर्ट कर रहे हैं वो 12 बच्चे, तो उनको हम यहाँ लिख देंगे कि वो आर्ट के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। फिर कह रहे हैं कि जी 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट, यानी कि डांसिंग और गार्डनिंग तो कर रहे हैं लेकिन आर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब क्योंकि डांसिंग और गार्डनिंग का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है। फिर 1 स्टूडेंट डज ऑल 3 एक्टिविटीज, यानी कि एक बच्चा जो सब कर रहा है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं कि ऑन द वेन डायग्राम x रेशियो y रेशियो z is 1 2 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच x y एंड z। ठीक है, इसके अंदर थोड़े से रेशियो के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं समझा दूं अच्छी तरीके से। देखिए भाई, सबसे पहले तो टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास 40, और अभी तक हमने लिस्ट डाउन कितने कर लिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो 5 9 10 और 22, तो 22 हमने अभी तक लिख लिए हैं आउट ऑफ 40। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो हमारे पास 18 बच्चे ऐसे हैं जो हमने कहीं पे भी नहीं लिखे। तो अगर मैं ये बोलूं कि x प्लस वाई प्लस z होगा बराबर 18 के, तो ये बात गलत तो नहीं होगी, क्योंकि जो 18 बच्चे होंगे वो इन्हीं 3 पोर्शंस में एडजस्ट होंगे, है ना, वो इन्हीं 3 पोर्शंस में एडजस्ट होंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें 18 को इस तरह डिवाइड करना है कि हम उस डिवीजन में से एक हिस्सा x को दे सकें, 2 हिस्से y को दे सकें और 3 हिस्से z को दे सकें। ठीक है, तो यानी कि हमें 18 को टोटल कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो टोटल हमें 6 पार्ट्स में ब्रेक करना है। ऐसा ही है भाई, 18 को टोटल 6 पार्ट्स में हमें ब्रेक करना है। ठीक है, जिस फिर उसमें से उन 6 पार्ट्स में से एक पार्ट हम दे देंगे x को, 2 पार्ट्स दे देंगे y को और 3 पार्ट्स दे देंगे z को। ठीक है, तो अगर मुझे 18 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 को 6 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो आ जाएगा आंसर 3। ठीक है, तो 3 जो मेरे पास आ गया ना, बेसिकली वो आ गया एक पार्ट, और एक पार्ट हमने किसको देना था, x को। 2 पार्ट्स किसको देने थे, तो अगर हम 3, एक पार्ट 3 है तो 2 पार्ट्स कितने होंगे 6, वो किसको देने थे y को, और 3 पार्ट्स किसको देने थे z को, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो अब अगर आप 3 + 6 करें तो 9 और 9 + 9 करें तो 18 हमारा टोटल बिल्कुल सही बना है। सही है, तो ये इस तरीके से बेसिकली इस सवाल को आपने करना था। वैसे अगर रेशियोज का पता होता तो बड़ा आसान था, मैंने अभी तक बेसिकली रेशियोज पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह करा रहा हूँ। वन सबसेट इन द वेन डायग्राम इन पार्ट ए हैज नो स्टूडेंट्स, यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब दिस सबसेट। अच्छा जी, पार्ट ए के अंदर हमारे पास ये वाला जो रीजन है ना, इसके अंदर एक भी स्टूडेंट नहीं है, ये 0 वाला। तो बेसिकली कह रहा है कि इसको आपने बताना है इन सेट नोटेशन, तो इसको डिफाइन करना है। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि भाई सबसे पहले तो ये जो एरिया है ना, ये कॉमन एरिया है ए और जी का। ठीक है, ए और जी का ये कॉमन एरिया है, तो सबसे पहले तो हम कह देते हैं कि ये है ए इंटरसेक्शन जी। उसके अलावा ये खाली ए और जी के साथ कॉमन नहीं है, बल्कि ये डी कॉम्प्लीमेंट के साथ भी कॉमन है। ठीक है, ये है डी और ये पूरा है डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये एरिया जो है वो ए जी और डी कॉम्प्लीमेंट तीनों के साथ कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। फिर वो कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए। तो अगर मैं डी यूनियन जी करूं, डी और जी का यूनियन करूं और फिर चेक करूं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी आ रहे हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी आ रहे हैं, तो वो बनेंगे 0 1 और x। ये 3 वो एलिमेंट्स हैं जो कि डी यूनियन जी और ए का इंटरसेक्शन है। सही है, तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, यानी कि 0 + 1 + x करना है। x की वैल्यू मैंने ऊपर क्या निकाली थी अपनी 3, तो मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4। ये मैंने बता दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 यूनिवर्सल सेट है।
एक 1 से लेकर 12 तक नंबर्स हैं, एक सेट y है जिसमें 2 3 5 7 11 है, और एक है सेट y, सॉरी सेट x में ये है और सेट y में ये एलिमेंट्स हैं। वो आपसे बोल रहा है कि हमें क्या बताना है, x इंटरसेक्शन y, यानी कि x और y के कॉमन एलिमेंट्स। तो 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 3 और 5। फिर वो कह रहे हैं कि ऑन द वेन डायग्राम शेड द सेट। ठीक है, शेडिंग करनी है तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हर पोर्शन में एक नंबर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। तो अगर मुझे बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना है तो ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक है, मुझे इन दोनों का यूनियन यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स के अलावा बताना है, तो वो है 1 और 2। ठीक है, वो है 1 और 2। और मुझे अगर ए के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करने हैं तो वो होंगे 2 3 5 6। ठीक है, ये रहे ए के एलिमेंट्स सारे ए के अंदर। अच्छा जी, मुझे इनका बताना है इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो वो इंटरसेक्शन क्या होगा, 2, मतलब कॉमन एलिमेंट इनमें क्या होगा, 2। तो हमारा कौन सा एरिया शेड हो जाएगा, 2 वाला खाली, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वो कह रहा है कि यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या हुआ हुआ है, ए और बी को छोड़ के सब कुछ शेड हुआ हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास हुआ हुआ है ए यूनियन बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ है बेसिकली कि ए यूनियन बी, ए और बी दोनों को छोड़ के सारा कुछ शेड हुआ हुआ है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। अच्छा जी, अगला सवाल क्या है, यूनिवर्सल सेट है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 से लेकर 12 तक इसमें नंबर्स हैं। फिर एक सेट पी है जिसके अंदर फैक्टर्स ऑफ 36 हैं, यानी कि सारे वो नंबर्स जिनके टेबल में 36 आता है। फिर है क्यू जिसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, यानी कि सारे वो नंबर्स जो 4 के टेबल में आते हैं। और फिर है सेट आर जिसमें 3 से लेकर 6 तक सारे नंबर्स हैं, 3 और 6 इंक्लूडेड है। वो कह रहे हैं कंप्लीट द वेन डायग्राम। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो पी क्यू और आर तीनों के ना एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। पी में है फैक्टर्स ऑफ 36। 36 किस किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 18 जार, 3 के टेबल में आता है, 3 12 जार, 4 के टेबल में भी आता है, 4 9 जार, 5 में नहीं आता, 6 में 6 6 जार आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 4 जार, नहीं 8 में नहीं आता सॉरी, 9 में आता है, 9 4 जार। ठीक है, उसके अलावा 10 में, 11 में, 12 में भी आता है, 12 3 जार। ये पी के एलिमेंट्स हो गए। क्यू के एलिमेंट्स मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, यानी कि 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा। आर के अंदर 3 से लेकर 6 तक के सारे नंबर हैं, तो 3 4 5 6। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि इस डेटा के मुताबिक अपने वेन डायग्राम को मुकम्मल करना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई सबसे पहला काम ये करें कि जो बीच वाला पोर्शन है उसको फिल आउट कर लें। ठीक है, कि वो पोर्शन जो तीनों का कॉमन एरिया है उसको पहले फिल आउट कर लें। तो अगर मैं देखूं कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, तो तीनों में जो कॉमन है वो 4 है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 4। अब जो बाकी के कॉमन एरियाज़ हैं अब उनको फिल आउट कर लें। यहाँ पर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पी और आर के कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये जो बाकी वाले कॉमन एरियाज रह गए ना, इनको किसी भी ऑर्डर में फिल कर लें, कोई मसला नहीं है। तो पी और आर के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, एक तो होगा 3, एक होगा 6। अब क्योंकि 4 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो हम 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 को हमने तीनों के कॉमन एरिया में लिख दिया, तो सिर्फ 3 और 6 को लिख लेंगे। 36 लग रहा है, ये कॉमा डाल के लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब आप लिख लें पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट्स। तो पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास एक 12 ही रह गया है, बाकी तो हमने सब लिख ही दिया है, तो ये आ गया 12। अब क्या रह गया, क्यू और आर के कॉमन एलिमेंट्स। अब आप लिख लें क्यू और आर के कॉमन एलिमेंट्स। तो क्यू और आर में कुछ बचा ही नहीं है कॉमन लिखने के लिए। ठीक है, सब कुछ तो लिख ही लिया।
अच्छा, अब जो एलिमेंट्स रह गए ना उनको अपने अपने रिस्पेक्टिव सेट्स के अंदर लिख लें। पी के अंदर हमारे पास 2 और 9 रह गया, जो कहीं पर भी नहीं लिखा, तो 2 और 9 खाली पी में रहेगा। क्यू में हमारे पास खाली 8 रह गया, आर में हमारे पास खाली 5 रह गया। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था कि अब जरा चेक कर लें क्या हमारे एलिमेंट्स सारे पूरे हो गए। हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स हमने अभी लिखे हैं, यानी कि 3 रह गए। तो वो 3 कौन से रह गए जो किसी में भी नहीं लिखे, उनको कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। तो वो कौन से, 7 है, 10 है और 11 है। ये 3 एलिमेंट्स वो हैं जो किसी भी सेट में नहीं आए, तो इनको हम कहाँ लिखेंगे, तीनों सेट से बाहर लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो है वो 11 एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के थे वो पूरे हो गए। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपने क्यू का और आर का करना है यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्यू और आर के एलिमेंट्स को हटा देना है। ठीक है। तो उसके अलावा आपके पास बचा क्या, 2 9 बचा और 7 10 11 बचा। इसका इंटरसेक्शन आपने बताना है पी के साथ, यानी कि क्यू यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे हैं ये और ये, इनका और पी का इंटरसेक्शन, पी के साथ जो कॉमन है एलिमेंट्स, तो वो कौन से, 2 और 9 है खाली। ठीक है, 2 और 9, तो यही आपने बताने बेसिकली। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू, यानी कि ये रहा पी और ये रहा क्यू, इसका यूनियन करना है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स को काउंट करके बता देना, इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके काउंट करके बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स हैं, तो 7 आंसर हो जाएगा। यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये जो बेसिकली हमारे पास सिंबल था, ये यूज होता था नल सेट के लिए ना, नल सेट के लिए फाइ था सिंबल, ये इस सिंबल का नाम था फाइ, और ये यूज होता था नल सेट के लिए। नल सेट कौन सा सेट होता था, एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ भी ना हो। ठीक है, तो बेसिकली वो जो आपसे कह रहे हैं ना कि यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, तो बेसिकली हमें बताना है ये वाला रीजन जो है, इस वाले रीजन को हमने डिफाइन करना है। ये जो खाली रीजन है ना जिसमें कोई सेट नहीं लिखा, इसको हमने करना है डिफाइन। तो अगर मैं देखूं, ये है क्यू और आर का कॉमन एरिया, यानी कि ये है क्यू इंटरसेक्शन आर, और ये कॉमन है पी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पी है, पी के अलावा जितना एरिया है वो सारा का सारा पी कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके साथ भी ये कॉमन है, क्यू के साथ भी और आर के साथ भी। तो ये है क्यू इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही उसने पूछा था। अब इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख लें, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।